हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, अगर आप नेक्स्ट सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं सीटेट 2025 का, जो कि आपको जुलाई में होने वाला है, तो इसकी तैयारी जो है अभी से हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए। जो कि क्लास 6 to 8 की जो एनसीईआरटी की बुक है, ताकि सीटेट के साथ साथ किसी और कंपटीशन के लिए जो टीचर लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी ये आपका यूज़फुल हो। तो यहाँ पे हम लोग 6 to 8 की जो एनसीईआरटी की बुक है ना, उसका एक एक चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। और उसका बाद उस चैप्टर का एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग 9 to 10 का जो एनसीईआरटी की बुक है ना, उसको भी करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्लास 6 का हम लोग आज का जो क्लास है, पहला क्लास है क्लास 6 का, चैप्टर 1 है, हिस्ट्री है। तो हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री, जोग्राफी और सिविक्स का टॉपिक 1 टॉपिक 2 ऐसे करके डिस्कस करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला चैप्टर है आपका क्लास 6 का, चैप्टर 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। पहला तो याद रखिएगा कि हम लोग अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है, जैसे कि उस समय आखट को, देखिए आखट को किसको कहते हैं, आखट शिकार को कहते हैं। आखट को जो शिकारी जो होते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो जैसे पशुपालक होते, कृषक होते, शासक होते, तो इनके जीवन के बारे में जो अलग अलग लोग होते, उनके जीवन के बारे में हमें जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग ये भी देख सकते हैं कि उसमें बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, और कौन कौन से जो है गाना गाते थे, और कैसे कहानियाँ सुनते थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे नर्मदा नदी के पास जो है ना, जो आरंभिक लोग थे, वो लोग जो थे, वो जो आसपास के जो जंगल होते थे ना, एक कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक मतलब जो आसपास के जंगल से जो चीज़ उन्हें मिलता था, और जो शिकार करके, और फिर जो जानवरों को शिकार करके वो अपना जीवन यापन करते थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए उत्तर पश्चिम में की सुलेमान और किरथर पहाड़ी। तो सुलेमान और किरथर पहाड़ी कहाँ है, तो ये आपको उत्तर पश्चिम में है। यहाँ पे जो है लगभग 8,000 वर्ष पूर्व सबसे पहले जो है गेहूं और जौ का फसल को जो है उपजाया गया था, ठीक है। और फिर भेड़, बकरी, गाय और बैल, इसको पालतू बनाया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले किन फसलों को उपजाया गया था, तो गेहूं और जौ को। कहाँ, कब, तो 8,000 साल पहले। कहाँ, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ी, जो कि उत्तर पश्चिम में है। इसके बाद आपका आता है उत्तर पूर्व में गारो है, और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी है, ठीक है। यहाँ पे जो है सबसे पहले आपका कृषि का विकास हुआ था, और चावल सबसे पहले उपजाया गया था कहाँ पे, तो विंध्य के उत्तर में, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग सिंधु पे। देखिए यहाँ पे पूछा जाता है कि सिंधु नदी की देखिए सिंधु नदी और इसकी जो सहायक नदी किसको कहते हैं, तो जो कि बड़ी नदी से जो जाके मिल जाती है ना, तो उसको हम लोग सहायक नदी कहते हैं। तो लगभग 4700 वर्ष पहले, ठीक है, 47 वर्ष पहले यहाँ पे सबसे पहले आरंभिक नगर फले फूले थे, तो पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें गंगा नदी में कब मतलब कि नगरों का विकास हुआ, तो 25 वर्ष पूर्व पहले पूछ दिया जाता है कि गंगा नदी के किनारे नगरों का विकास कब हुआ था, तो 2500 वर्ष पूर्व पहले हुआ था। और सिंधु नदी पे आरंभिक नगर का फूले तो ये 4700 वर्ष पूर्व पहले हुआ था। अब देखिए गंगा की सहायक नदी कौन है, तो सोन नदी पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके गंगा के दक्षिण में जो है, इसका जो आसपास का जो क्षेत्र है ना, उसको हम लोग मगध कहते हैं। मतलब वो मगध है, जो कि वर्तमान कहाँ है, बिहार में है। ये बहुत ही शक्तिशाली उस समय राज्य था, ठीक है। तो यहाँ पे भी लोग जो है ना सदैव एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे। अभी भी लोग यात्राएं करते, क्यों करते थे, अपने जीवन यापन करने के लिए और व्यापार करने के लिए। तो उस अभी का तो यात्रा बहुत ईजी है ना, क्योंकि अभी हम लोग कार, ट्रेन, बस, प्लेन और क्या कहते हैं बोट, इस सब से ट्रैवल करते हैं। लेकिन पहले जो है ऐसा कुछ भी नहीं था, तो लोगों को मतलब कि उसमें बहुत ही जोखिम भरा रहता था यात्रा करना, क्योंकि उसमें ऊंचे पर्वत, पहाड़ी, रेगिस्तान, नदी, समुद्र को पार करके आना रहता था, पार करना रहता था, ठीक है। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं, तो भी आज भी लोग यात्रा इसीलिए, मतलब कि आज भी यात्रा जो है लोग क्यों करते हैं, तो अपने जीवन यापन करने के लिए, व्यापार करने के लिए, ठीक है ना। तो इन्हीं के लिए करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना देखिए, जब लोग यात्रा करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे संस्कृतियों का जो परंपरा होता है ना, सांस्कृतिक परंपरा जो होता है वो समृद्ध होता है। कैसे होता है, जैसे कि एक जगह के लोग जब दूसरी जगह जाते हैं, तो अपनी कुछ संस्कृति उन्हें
वहाँ सिखाते हैं और वहाँ की कुछ संस्कृति वो सीख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से संस्कृतियों का जो ये समृद्ध जो होता है, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि सांस्कृतिक परंपरा जो होता है वो समृद्ध होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। और दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, तो याद रखिएगा महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्र, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान याद रखिएगा। अब देखिए देश के नाम, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग जो है करते थे, और इंडिया शब्द जो है ना इंडस से निकला है, और इसे संस्कृत में जो है सिंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है संस्कृत में? सिंधु कहा जाता है। और अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 25 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदूज अथवा इंदोज और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से जो ईरानी और जो यूनानी लोग आए थे, वो सिंधु को जो है हिंदूज कहा था और इंदोज, ठीक है। देखिए हिंदूज और इंदोज, और इस नदी के पूर्व में जो आपका क्षेत्र था ना, उसके लिए वो इन्होंने इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो भारत नाम का प्रयोग जो है उत्तर पश्चिम में रहने वाले जो लोग थे ना, उसके एक समूह के लिए किया गया था, ठीक है। और इस समूह का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो हमें जो है ऋग्वेद में मिलता है, जो कि 35 वर्ष पुरानी है, ठीक है। तो देखिए भारत नाम का प्रयोग जो है उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों की एक समूह के लिए किया गया था, और जिसका जो उल्लेख जो है हमें ऋग्वेद में मिलता है, जो कि 3500 वर्ष पुरानी है। याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे पांडुलिपि क्या होती है ना, पांडुलिपि जो होती है ना लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी, और ये किताब बनाने के लिए जो तार के पत्ते होते हैं ना, उसको काट काट कर जो है साथ में बांध दिया जाता था और उसको किताब बनाया जाता था। और जो भुज के जो पेड़ होते हैं ना, उससे भी जो है पांडुलिपि बनाई जाती है थी। तो अतीत की जानकारी हमें कई तरह से मिलती है। तो इनमें से एक तरीका जो है वो लिखी गई पुस्तक है, और ये पुस्तक जो है हाथ में लिखा जाता था, इसलिए इसको हम लोग पांडुलिपि कहते थे। और अंग्रेजी में पांडुलिपि को हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। और मैन्युस्क्रिप्ट मतलब क्या होता है? मैन्यू मतलब हाथ से निकला है। मैन्यू देखिए लेटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ है हाथ से निकला है। और देखिए ये पांडुलिपियाँ जो है ना, ये तार पत्ता या और हिमालय क्षेत्र में आपका भुज नामक पेड़ है, तो उसके छाल के पत्तों से तैयार किया जाता था, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब यहाँ पे पांडुलिपि के बारे में समझ में आ गया। अब देखिए किस भाषा में ये लिखा गया है, तो ये आपका प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। और प्राकृत भाषा किसको कहते हैं? तो ये आम लोग जो बोलते हैं ना, यानी जो उसमें आम जनता जो भाषा बोलते थे एक दूसरे से, तो उसको हम लोग प्राकृत भाषा कहते थे। अच्छा, पांडुलिपिया में क्या क्या देखने को मिलती है? तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो जैसे कि धार्मिक मान्यता, व्यवहार, उसके राजाओं के जीवन, औषधि, विज्ञान, हर एक चीज़ की चर्चा जो है हमें पांडुलिपि में मिलती है। देखिए अभिलेख क्या होता है? तो अभिलेख जो होता है ना, जो कठोर चीज़ होती है, जैसे पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, तो उसमें जो हम लोग उत्कीर्ण करवाया जाता है, उसको हम लोग अभिलेख कहते हैं, ठीक है। अभिलेख जो है सबसे पहले किसने किया था? तो आपका सम्राट अशोक ने लिखवाए थे, ठीक है। देखिए लगभग 2250 वर्ष यानी 2250 वर्ष पुराना ये अभिलेख जो है वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। और इस शासक के विषय में यानी क्लास 7 में इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे आपका अशोक के अभिलेख से, क्योंकि यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिपि हम लोग किसको कहते हैं? लिपि जो है ना इसका प्रयोग जो है जब हम लोग किसी चीज़ को लिखते हैं ना, तो उसको हम लोग लिपि का प्रयोग करते हैं। और जब हम लोग कुछ बोलते हैं ना, तो हम लोग इसमें किसका प्रयोग करते हैं? भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये अभिलेख जो है इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामाइक नामक 2 लिपियों तथा भाषाओं में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि
पुरातत्वविद किसको कहते हैं? तो पुरातत्वविद जो रहते हैं ना, ऐसे लोगों को कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को जो पुरानी वस्तुओं का जो अध्ययन करते हैं ना, उस अतीत की में जो वस्तुएं पाई जाती है उसका जो अध्ययन करते हैं उसको पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, और उसमें क्या क्या चीज़ें मिला था, तो औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण तथा सिक्के की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। और इस इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा धातु की बनी होती थी, और ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट नहीं होता था। ठीक है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके का जो पात्र होते हैं ना, इसका प्रयोग जो है 4700 वर्ष पूर्व पहले होता था। और ये एक पुरानी चांदी का सिक्का है, और इस तरह के सिक्कों का प्रयोग जो है लगभग 2500 वर्ष पूर्व पहले हुआ था। ठीक है। तो पुरातत्वविद जो है ना, ये आपका जो जानवर होते हैं या चिड़िया, मछली, उसके हड्डियाँ भी ढूंढते थे, और उससे भी जानकारी इकट्ठा करते थे कि उस समय के लोग जो है क्या खाते थे। ठीक है। इसके अलावा जो अन्न के दाने जो के टुकड़े जो जले हुए रहते थे और जले हुए बच्चे रूप में मिल जाते थे, तो उसका भी वो लोग अध्ययन करते थे। तो पांडुलिपियों, अभिलेख और पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, और स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का इतिहास का तो प्रांत उन जासूस की तरह होते हैं जो सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। तो इतिहासकार और पुरातत्वविद हम लोग कह सकते हैं, यानी एक जासूस होता है जो कि आपका इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करता है, मतलब कि अतीत के बारे में। तो जो इस चीज़ से मान लीजिए कि इसको जो अगर आपको मछली का एक टुकड़ा मिला, तो ठीक है, तो अब वो उससे पूरा अतीत के बारे में जानने के लिए कोशिश करेगा, तो वो मछली का टुकड़ा इसके लिए क्या कहलाएगा? स्रोत कहलाएगा। तो स्रोत शब्द का प्रयोग किसके लिए करते थे? तो अतीत के बारे में अगर स्रोत इसको मिल जाता था ना, किसी भी चीज़ का स्रोत मिल जाता था, तो फिर अब उससे वो पूरा अतीत के बारे में जानने की कोशिश करते थे। ठीक है। तो ये आपका आता है क्वेश्चन कि पुरातत्वविद किसको कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अतीत एक यानी हम सिंपल वर्ड में बता दे रहे हैं, अतीत एक यानी इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, अतीत एक कैसे हो सकता है? कुछ राजा होते थे, कुछ किसान होते थे, कुछ पशुपालक होते थे, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग ज़िंदगी होती थी, इसलिए अतीत जो थी अनेक थी। नेक्स्ट है तिथियों का मतलब। देखिए, तिथियों का मतलब यहाँ से क्वेश्चन आता है। जब तिथियों का बात करें हम लोग, तो यहाँ पे जो है 2000 या इसी तरह का कोई वर्ष हम लोग बताएंगे, और वर्ष की ये गणना जो है कब से होता है, तो ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ठीक है। यानी अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद होता है, और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां जो है ये ईसा पूर्व के रूप में जाना जाता है। तो इस पुस्तक में हम 2000 को अपना जो है एक आरंभिक बिंदु मानते हैं, और यहाँ से कुछ क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, जैसे कि अंग्रेजी में अगर हम लोग बीसी बोले, तो इसका मतलब क्या हुआ? ईसा पूर्व होता है, इसको हम लोग बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, यानी ईसा पूर्व के मसीह के जन्म से पहले। और कभी कभी हम लोग हिंदी में एडी देखने को मिलता है, इसका मतलब एनो डोमिनी होता है, और इसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से होता है। कभी कभी हम लोग एडी की जगह हम लोग सीई, ठीक है, सीई या बीसी या बीसीई देखने को मिलता है। सीई मतलब होता है कॉमन एरा होता है, और बीसी मतलब बिफोर कॉमन एरा होता है। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा होता है बीसीई। तो इन शब्दों का प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के जो अधिकांश देश होता है ना, ये अब इसी कैलेंडर का जो है प्रयोग करता है, और भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग जो है हम लोग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। 2 वर्ष देखिए 200 वर्ष पूर्व पहले आरंभ हुआ था। ठीक है। 200 वर्ष मतलब वही ईसा मसीह के जन्म से। ठीक है। तो कभी कभी हम लोग अंग्रेजी में बीपी को भी देखने को मिलता है। बीपी मतलब क्या होता है? बिफोर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से फुल फॉर्म से भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आप अच्छे से देख लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन आता है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका चैप्टर का। इससे ज़्यादा जो है हम लोग इससे ज़्यादा इस चैप्टर से देखने को नहीं मिलेगा। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जैसे यहाँ पे कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ था, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व हुआ था, गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, और वर्तमान जो है लगभग 2000 वर्ष पूर्व है। ठीक है।
है। तो ये था हम लोगों का चैप्टर 1। अब इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू करेंगे और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे हम लोग डेली जो है क्लास करने वाले हैं, डेली एमसीक्यू करने वाले हैं, और फिर इसके बाद हम लोग आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो अगर चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेरीज होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।